नारी शक्ति है, नारी सम्मान है। नारी शक्ति है, नारी सम्मान है। नारी अर्ध रूप भगवान है। तुम होते कौन हो नारी का अपमान करने वाले? तुम होते कौन हो नारी का अपमान करने वाले, जिसे भगवान ने स्वयं अपने धड़ में दिया आधा स्थान है। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अर्चना क्लासेस पे। मैं हूँ अर्चना द्विवेदी। तो कुछ क्लास शुरू करने के पहले मैं चंद लाइनें आपको इसलिए बताती हूँ कि आप उसको सिर्फ सुनिए नहीं, आप उसको समझिए भी, क्योंकि आज जो नारी का और हमारे देश की बेटियों का जो स्थिति, हमारे देश की बेटियों की जो स्थिति हो रही है और आपको जो समाचार सुनाई दे रहे हैं, वो मन को बहुत व्यथित करने वाले हैं, बहुत ही कष्ट देते हैं। और ऐसे ऐसे न्यूज़ सुनाई देते हैं कि मतलब हम उसे शब्दों में नहीं बयां कर सकते। और यही नारी, जिस नारी से सब कुछ है, जिस नारी ने हर इंसान को, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, सबको इस दुनिया में लाती है, उसका पालन पोषण करती है, इसी नारी की आज के समाज में क्या स्थिति है। तो मन बहुत व्यथित है और इसीलिए मैंने नारी पे आज ये लाइन बोली आपके सामने। और आई होप कि हमें शिक्षा से पहली बात तो ये सीखना चाहिए कि हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए। स्त्री का सम्मान करो, और जहाँ पे स्त्री का सम्मान होता है वहाँ पे देवता वास करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज के समाज में जिस तरह बुराई फैल रही है, स्त्री को जिस तरह अपमानित किया जा रहा है, और ना उसकी उम्र देखी जा रही है, ना उसका समय देखा जा रहा है, राह चलते कहीं भी उसको हर तरह से अपमानित किया जा रहा है, ये कहने योग्य नहीं है। तो आज का जो मेरा क्लास है, इसलिए थोड़ा सा मैंने इस पे आपको कुछ चीज़ें बताई। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छा लगे और आप इससे कुछ सीखिए। और हम शिक्षित हैं, हम कहते हैं ना, हम शिक्षित हैं, हम पढ़े लिखे हैं। तो पढ़े लिखे होने का कुछ तो होना चाहिए ना, कि समझ में आना चाहिए कि हम पढ़े लिखे हैं। अगर हम पढ़े लिखे होते तो क्या हमारा समाज ऐसे पीछे जाता, पतन की ओर जाता? हमारे देश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है ये तो आप सभी लोग जानते हैं। कुछ भी हो जाए, कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए शायद आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं, जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ लिख कर क्या कर रहे हैं? हमें पढ़ लिख के अपने इस कानून व्यवस्था को, अंधे कानून को बदलना है, देश के सिस्टम को बदलना है। तो पढ़ाई सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, उसको आगे ले जाइए, उसको अपने देश, अपने भविष्य, अपने देश के भविष्य को सुधारिए, संवारिए। ये होती है शिक्षा। तो आई होप कि मैंने कुछ आज ज़्यादा इस टॉपिक पे बोला, और मन में थोड़ा सा ये चल रहा था कि मतलब नारियों की क्या स्थिति है आज के समाज में। तो चलिए आते हैं वापस अपनी टॉपिक पे और शुरू करते हैं आज का हिंदी व्याकरण का क्लास। और पिछली कक्षा में मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया था, और उसी में मैंने कहा था कि आगे जो नेक्स्ट वीडियो में जो इसका बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ भाग है, मैं आगे आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का फिर हमारा वही टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा में हम आगे पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक, तो मैंने संज्ञा में आपको एक बार थोड़ा रिवीजन करवा देती हूँ। संज्ञा मैंने आपको परिभाषा बताई थी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो इस संसार में सभी नाम वाले शब्द हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद मैंने आपको बताया। संज्ञा मुख्य रूप से तीन तरह की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बताया, जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए, वस्तु विशेष के लिए, स्थान विशेष के लिए आपको उसका बोध कराए, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो किसी जाति विशेष, स्थान विशेष, इस तरह का बोध कराए, तो वो जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के दो भेद मैंने आपको बताए थे, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और एक समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा मैंने बताया था जिसमें आपको किसी पदार्थ का बोध हो, जैसे पानी है, तेल है, सोना है, लकड़ी है, चांदी है, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था समुदायवाचक, जिसमें किसी समूह या समुदाय का बोध हो, जैसे
कक्षा, सेना, भीड़। तो इस तरह ये समुदायवाचक संज्ञा हो गया। अब हम अगली संज्ञा की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, चलिए ये देखते हैं। भाववाचक संज्ञा अर्थात ऐसे शब्द जिससे हमें किसी भाव जैसे बुढ़ापा, जवानी, खटास इत्यादि, ये थोड़ा मैंने उदाहरण बता दिया आपको। तो इन जैसे भावों का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने आपको यही एग्जाम्पल बताया, तो भाव अर्थात जिसे हम छू ना पाएं, केवल महसूस करें, वही होता है भाववाचक संज्ञा। अब जैसे आपने कहा कि मिठास, यानी मिठास, हम मीठा कितना है ये हम नाप तोल के नहीं बता सकते। हमने कहा हाँ इस फल में बहुत मिठास है, या ये मिठाई बहुत मीठी है, कितनी है ये हम इसका बोध नहीं कर सकते, इसको छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते। जैसे मैंने कहा बचपन, अब बचपन आप केवल महसूस कर सकते हो, बचपन में हम ऐसे थे, वैसे थे, ये करते थे, लेकिन उसको आप मेज़रमेंट नहीं कर सकते, उसको आप छू नहीं सकते, उसको आप नाप तोल नहीं सकते हो। तो ये होता है भाव। जैसे आपने कहा बुढ़ापा, अब बुढ़ापा आप देख के महसूस करते हो, हाँ ये बुढ़ापा कितना कैसे होता है, कितना कष्टकारक होता है, लेकिन हम उसे मेज़रमेंट यानी नाप तोल के नहीं बता सकते कि ये इतना कम है, इतना ज़्यादा है। उसी तरह आप किसी भी चीज़ को, भाव का मतलब ही है जो फीलिंग्स पैदा करे, यानी हम उसको छू ना पाएँ, हम उसको मेज़र ना कर पाएँ, केवल महसूस कर पाएँ, वही होता है भाववाचक संज्ञा। तो कहने का मतलब ऐसे शब्द जिससे हमें किसी भाव का बोध होता है, भाव, गुण, दोष, इसमें ये सब भी आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञाएं जो होती और भी बहुत सारे इसके, जैसे आपने कहा ममता, कहते हैं ना माँ की ममता का मोल नहीं, तो ममता शब्द क्या है, ये है भाववाचक संज्ञा। फिर जैसे हमने कहा एक शब्द है लंबा, उससे हमने बनाया लंबाई, तो ये क्या हो गया, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। ये लंबा तो संज्ञा है, लेकिन लंबाई जो हो गया ये भाववाचक संज्ञा हुआ। एक शब्द है भारत, जैसे हमारा देश है भारत, तो उससे हमने जब भाववाचक संज्ञा बनाया तो ये हुआ भारतीय। तो अब ये हुआ, जैसे ये भारतीय है, भारतीय एक भाववाचक संज्ञा हो गई और भारत संज्ञा हो गया। तो इस तरह हम भाववाचक संज्ञाओं का अध्ययन कर सकते हैं। और भाववाचक संज्ञाएं हमेशा याद रखिए कि इसको हम महसूस कर सकते हैं, केवल इसको छू नहीं सकते, इसको मेज़र नहीं कर सकते, इसको केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये हुई भाववाचक संज्ञा। और संज्ञाओं में मैंने कहा था कि 3 तरह की मुख्य संज्ञाएं होती हैं, जो आपको मैंने 2 ऑलरेडी पढ़ाया था। एक ये बचा हुआ था भाववाचक संज्ञा, तो इसको मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी। और भी चीज़ें, बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं भाववाचक संज्ञाओं का। आप उसको, जैसे आप हंसी है, गर्मी है, अभी कितनी गर्मी चल रही है, तो गर्मी भी क्या है, भाववाचक संज्ञा। सर्दी क्या है, भाववाचक संज्ञा। मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा। क्रोध, ममता, ये सब तमाम ऐसे शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञाओं का बोध कराते हैं। और भाववाचक संज्ञाओं को हम बनाते कैसे हैं, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो कितनी तरह से बनाई जा सकती हैं। भाववाचक संज्ञाएं मुख्य रूप से बनाई जा सकती हैं, कैसे कैसे, जैसे हमने पहला बनाया जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा।
यानी जातिवाचक संज्ञा से हमने बनाया भाववाचक संज्ञा। कैसे बनाए ये देखिए, भाववाचक संज्ञा यहाँ पे, यानी भाववाचक संज्ञा हम कई तरह से बना सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। तो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा, जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक शब्द है शिशु, शिशु मतलब छोटा बच्चा। अब ये है जातिवाचक, भाई बहुत सारे शिशु होते हैं, यहाँ पे कोई नाम नहीं है तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब इससे हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, जैसे हमने इसको लिख दिया शैशव, यानी कहते हैं शैशव अवस्था, यानी बचपन की अवस्था या बाल्यकाल की अवस्था, इसको हम शैशव लिख दिए तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। इसी तरह जैसे हमने लिखा ईश्वर, एक जातिवाचक संज्ञा है ईश्वर। कौन से ईश्वर, यहाँ पे नाम नहीं है, ईश्वर बहुत सारे हैं, महादेव जी हैं, गणेश जी हैं, लक्ष्मी हैं, दुर्गा जी हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ईश्वर से मतलब है कि जातिवाचक संज्ञा, ये एक जाति का बोध करा रहा है। अब हम यहाँ इससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, हमने लिखा ईश्वरीय, तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। जैसे अब मैंने जैसे लिखा था भारत से भारतीय, तो इसी तरह भारत व्यक्तिवाचक है, लेकिन हमें जातिवाचक संज्ञाओं से बनाना है भाववाचक संज्ञाएं। तो जैसे मैंने लिखा राष्ट्र, अब ये राष्ट्र क्या है, राष्ट्र आपका है देश। अब यहाँ पे जब हमने भाववाचक संज्ञा बनाया तो क्या हो गया, राष्ट्रीय। राष्ट्र एक देश है, कौन सा देश है ये पता नहीं है, बहुत सारे देश हैं, तो यहाँ पे देश का नाम नहीं है तो ये जातिवाचक हो गया, लेकिन जब इसको हमने राष्ट्रीय कर दिया तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह आप बहुत, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे और भी शब्द आप लिख सकते हो, जैसे मैंने कहा माता। अब माता एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसको जब हमने भाववाचक संज्ञा बनाया तो हो गया मातृत्व, यानी माता का मातृत्व हो गया, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। तो इस तरह तमाम भाववाचक आप संज्ञाएं कैसे बना सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा से। ये तो पहला पॉइंट हुआ कि जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा कैसे तैयार कर सकते हैं। उसी तरह हम सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा तैयार कर सकते हैं, उसको भी आगे देखिए। तो सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं और फिर हम लिखते हैं कि भाववाचक संज्ञा हम सर्वनाम से कैसे बना सकते हैं, यानी सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं। कैसे बनती, जैसे एक सर्वनाम है अपना, ये सर्वनाम है अपना। अब जब इसको हमें भाववाचक में क्रिएट करना हुआ, बनाना हुआ, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अपनापन। तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। किससे बना ये बना सर्वनाम से। इसी तरह आप जैसे और भी भाववाचक संज्ञाएं हैं, और सर्वनाम, और भी तमाम सर्वनाम है, उससे आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। यहाँ मैंने मार्कर चेंज किया है, और क्योंकि मार्कर अभी थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था, तो चलिए आगे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे एक शब्द है निज, ये भी सर्वनाम है, इससे मैंने बनाया निजत्व, ये हो गया भाववाचक संज्ञा। शब्द है निज और ये आता है सर्वनाम में, और ये हो गया निजत्व, यहाँ हो गया भाववाचक संज्ञा। अपना से हो गया अपनापन, जैसे पराया, पराया से हो गया परायापन। तो इस तरह सर्वनाम से हम बहुत सारे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो पराया, परायापन। और अगला है मम, मम से हम क्या बनाएंगे, ममत्व बनाएंगे। आप एक सर्वनाम है आप से हमने क्या बनाया, आपा बनाया। फिर स्व है सर्वनाम, स्व से हमने क्या बनाया, स्वत्व बनाया। तो ऐसे तमाम सर्वनाम से आप क्या, जैसे अहंग एक सर्वनाम है, अहंग से हमने क्या बनाया, अहंकार। तो इस तरह हम तमाम ऐसे सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा निर्माण कर सकते हैं। तो अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है विशेषण से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाएंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, फिर हमने दूसरा पढ़ा सर्वनाम से कैसे बनाते हैं। अब अगला हम क्या देखेंगे, विशेषण से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाते हैं।
तो जैसे शब्द है गहरा, और उसको हम जब विशेषण बनाएंगे, भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो हो जाएगा गहराई, है ना। गहरा से हो गया गहराई, लंबा से हो गया लंबाई, इसी तरह कठोर से हो गया कठोरता, इसी तरह कायर शब्द से हो गया कायरता, एक शब्द से हो गया एकता, अमर शब्द से हो गया अमरता, उदार से हो गया उदारता। तो इस तरह देखिए बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिससे आप विशेषण से, सर्वनाम से इस तरह के भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हो। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या ये शब्द आप लिख भी सकते हो एज यू विश, और जितना शब्द आपको इस तरह याद रहेगा उतना ही आपका ये शब्द भंडार बढ़ेगा और आप इसको और अच्छे से पढ़ पाओगे। तो इस तरह अगला जो हमारा लास्ट जो हमारा बचता है क्रिया, हम 4 तरीकों से भाववाचक संज्ञा निर्माण कर सकते हैं। पहला आपका हो गया जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा हो गया सर्वनाम से, तीसरा हो गया विशेषण से, और चौथा जो यहाँ पे हम लिखेंगे वो हो जाएगा क्रिया से। क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। जैसे हमने कहा एक क्रिया है मारना, है ना। क्रिया शब्द यानी एक्शन वर्ड, जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, वही क्रिया कहलाती है। तो एक शब्द है जैसे मारना, अब मारना से हम भाववाचक संज्ञा क्या बना सकते हैं, मार। एक शब्द है लिखना, इससे हम भाववाचक संज्ञा क्या बना सकते हैं, लिखाई। एक शब्द है पढ़ना, ये सब भाव क्रियाएं हैं और इससे हम निर्माण कर रहे हैं भाववाचक संज्ञाओं का। इससे हम बना सकते हैं पढ़ाई, ठीक। गिनना, जैसे किसी चीज़ को हम गिनते हैं तो इसका हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं गिनाई, यानी इसकी गिनाई चल रही है, कहते हो ना। तो ये हो गया भाववाचक संज्ञाएं। जैसे हमने कहा गिरना, तो गिरावट हो गया, एक शब्द है गिरना। तो भाई इसमें बहुत गिरावट आई है, आप कहते हो शेयर मार्केट में बहुत गिरावट आई है, तो ऐसे ये हो गया भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह क्रियाओं से भी हम तमाम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो आपको पता चला होगा कि भाववाचक संज्ञाएं कितनी तरह से बनाई जा सकती हैं, 4। पहला है आपका जो मैंने अभी बताया जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा बताया सर्वनाम से, तीसरा बताया विशेषण से, और चौथा बताया क्रिया से। तो ये 4 तरीके से आप भी इसको पेन पेपर पे लिख सकते हो, उसको रिवीजन कर सकते हो। तो ये आपका माध्यम एक है शब्द भंडार बढ़ाने का, और भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होगा इसको आप सीख सकते हो। तो ये आपका हो गया संज्ञा लगभग कंप्लीट। लेकिन कुछ बातें अभी इसमें हमें और ध्यान देनी चाहिए, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो हमें नोटिस करनी चाहिए और कुछ विशेष रहता है। जैसे कभी कभी जो व्यक्ति विशेष रहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से कभी कभी जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। जैसे व्यक्ति विशेष रहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत पॉपुलर है अपने गुणों के कारण, अपने दोषों के कारण इतिहास में जो अमर हो जाता है। और जैसे एक यहाँ पे नाम हम ले सकते हैं, चाणक्य को आप लोग जानते हैं, विभीषण को आप लोग जानते हैं, ये इतिहास में अमर हो गए और इनका नाम लेके हम उदाहरण देते हैं। तो ये यहाँ पे तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, ये सब यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। लेकिन जब इनका हम नाम लेके कुछ एग्जाम्पल देंगे और वो पूरी जाति के लिए होगा, तो वो इससे व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में हम इसको बना लेंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि आजकल जो राजनीति है, आजकल राजनीति में सुधार कहिए या उसको बदलना कहिए, कुछ भी कहिए, सुधार लाने के लिए या उसको शिखर तक पहुंचाने के लिए और ग्रोथ कराने के लिए चाणक्यों की ज़रूरत है। चाणक्यों, अब यहाँ पे एक चाणक्य, ये तो व्यक्तिवाचक थे, लेकिन इनसे हमने इनको जातिवाचक में कन्वर्ट कर लिया। चाणक्यों मतलब इन जैसे बहुत सारे चाणक्यों की ज़रूरत है जो हमें
पॉलिटिक्स या राजनीति का ज्ञान कराएं और राजनीति होती कैसे है, एक्चुअल में वो क्या चीज़ होती है, उसकी पराकाष्ठा क्या होती है, वो कैसे अच्छे से हम उसको उसका नॉलेज ले सकते हैं। तो आजकल इनके चाणक्य किस लिए फेमस थे? राजनीति के लिए। तो यहाँ पे ऐसे चाणक्यों की आजकल बहुत ज़रूरत है जो देश के तरक्की के हित में काम करें, और राजनीति केवल मजाक नहीं है, उसको हम ऐसा राजनीति, ऐसा पॉलिटिक्स करें कि देश हमारा आगे जाए, देश शिखर तक पहुँचे और हमारे देश को भी विकसित देश कहा जाए। उसको ये ना कोई कहे कि भारत बहुत पिछड़ा हुआ देश है। तो आजकल हमारे देश में चाणक्यों की ऐसी ज़रूरत है। तो इस तरह कहने का मतलब कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो हैं वो किसी अपने प्रबल दुर्गुण या गुण के कारण जब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं, इतिहास में अमर हो जाती हैं, तो उनका हम एग्जाम्पल लेके जातिवाचक संज्ञाएं क्रिएट कर सकते हैं और जातिवाचक संज्ञाओं में हम उनका उदाहरण दे सकते हैं। एक ये विशेष चीज़ है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। और आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि मतलब चाणक्य तो एक था, विभीषण तो एक था। अब जैसे विभीषण, जयचंद एक था। जयचंद कौन था? मोहम्मद गोरी इसको अपने में शामिल करता है, और ये देश का विभीषण था जयचंद। मतलब इस जो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो ये अपने देश को मतलब बर्बाद करने में इसका भी योगदान था। इसने अंग्रेज़ों का साथ दिया, इसने मुस्लिमों का साथ दिया। तो ऐसे लोग क्या कहे जाते हैं? विभीषण कहे जाते हैं। तो जयचंद की वजह से ही, जयचंद जैसे विभीषणों की वजह से ही हमारा देश बर्बाद हुआ। तो यहाँ हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जयचंद जैसे, अब विभीषण एक थे लेकिन यहाँ पे हम उनको जातिवाचक में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हम कहेंगे विभीषण, यानी जयचंद विभीषण के एग्जाम्पल में कि विभीषण क्यों प्रसिद्ध थे? क्योंकि उन्होंने अपने ही भाई के बारे में राम जी को बताया था और तभी रावण मारा गया था। तो यहाँ पे जयचंद भी अपने देश का गद्दार निकला था और अपने देश को इसको मतलब इसने मिली भगत की अंग्रेज़ों में और मुग़लों में, तभी हमारा देश बर्बाद हुआ, तभी हमारा देश हारा, गुलाम हुआ। तो ये विभीषण की संज्ञा इसको दी जाती है। तो जयचंद जैसे विभीषणों के द्वारा ही हमारा देश बर्बाद हुआ या गुलाम हुआ। तो ये विशेष, ये पॉइंट मैंने कुछ आपको इसलिए बताया कि इसकी भी जानकारी आपको हो सके, केवल संज्ञा के की परिभाषा या संज्ञा के भेद में ही आप सीमित ना हो जाएं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति विशेष वो अपने प्रबल गुणों या दोषों के कारण इतिहास में अपना नाम अमर करता है, तो उसका उदाहरण लेके हम जातिवाचक संज्ञाएं उसी के नाम से बना सकते हैं और यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। और भी ऐसे कुछ पॉइंट हैं जो आपको संज्ञा में समझ, मैंने कहा था कि संज्ञा में हम और भी चीज़ें समझेंगे, तो ऐसे कुछ खास पॉइंट मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। तो ये चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। चलिए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा स्टेप जो है हमारा, जो विशेष में दूसरा स्टेप है, ये तो हो गया पहला। और दूसरा स्टेप क्या है उसको हम देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे होगा। जैसे मैंने कहा, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये नेताजी जातिवाचक, और इनसे जब ये रूढ़ हो गए कि व्यक्ति विशेष किसी रूढ़ हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाती है, जैसे नेताजी जातिवाचक है, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, जैसे जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए, तो भाई नेताजी एक हमारे दिमाग में आता है सुभाष चंद्र बोस। जब वैसे तो नेता बहुत सारे हैं, लेकिन जब हम सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं तो नेताजी एक ही समझ में आते हैं कि वही हैं। तो उनका स्लोगन एक बहुत पॉपुलर था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस प्रकार जातिवाचक संज्ञाओं से हम व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। और इसी तरह महात्मा गांधी का भी मैंने अभी आपको बताया। महात्मा गांधी, जो महात्मा तो बहुत सारे हैं लेकिन गांधी जी एक ही हैं, और उनको भी महात्मा गांधी कहते थे। तो जैसे वो अहिंसा के पुजारी थे, तो जैसे हमें गांधी जी का नाम आता है तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है महात्मा गांधी। तो यानी महात्मा जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन गांधी जी वहाँ पे उनको
लेने से, उनका नाम कहने से वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और उनका भी स्लोगन बहुत, वो अहिंसा के पुजारी थे, तो वो हमेशा कहते थे अहिंसा के मार्ग पे चलो। तो इस तरह हम इसको जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में बना सकते हैं। अगला क्या है, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। तो भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे करते हैं? जब भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन के रूप में प्रयोग होती हैं तब वह क्या होती हैं, जातिवाचक संज्ञा के रूप में वो जानी जाती हैं। जब भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन के रूप में प्रयोग होती हैं तो वह जातिवाचक संज्ञाएं कही जाती हैं। जैसे अब एक लाइन है, सैनिक जवानी में शहीद हो गया। भाई एक लाइन में जैसे मैंने लिखा सैनिक जवानी, अब जवानी शब्द क्या है, यहाँ पे जवानी शब्द है भाववाचक संज्ञा। ये आपको अच्छी तरह पता होगा कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे लिखा भी है, लेकिन जैसे हमने इसको दूसरा एग्जाम्पल लिखा, देखिए हर साल हमारी सड़कों पर, भाई हर साल कितने ही एक्सीडेंट होते हैं हमारी सड़कों पर, अनगिनत, तो उसका आंकड़ा आपको एग्जैक्ट मिल ही नहीं सकता। तो हर साल हमारी सड़कें कितनी जवानियों, यानी जवानी शब्द से बहुवचन इसका बन गया जवानियों। जैसे ही भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन के रूप में प्रयोग होती हैं वह जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। तो कितनी ही जवानियों को काल के गाल में पहुंचा देती है। हर साल कितने एक्सीडेंट होते हैं, और इवन बच्चे भी जिनकी कोई उम्र नहीं होती, जवान तमाम लोगों का एक्सीडेंट होता है, ऑन द स्पॉट ख़त्म, ये कहा जाता है हाँ वो तुरंत ख़त्म हो गया ऐसा। तो यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि बड़े बुजुर्गों का ही एक्सीडेंट होता है, बहुत सारे ऐसे जवान होते हैं और कितनी जवानियों को, और यहाँ पे सड़कें हमारी जो ऐसी सड़कें हैं जो एक्सीडेंटल सड़कें हैं वो काल के गाल में पहुँचा देती हैं, यानी उनको ले लेती हैं। तो जवान से हो गया जवानी, से होगा जवानियों, तो ये तुरंत क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। तो इसका मतलब ये तीन एक विशेष है, नोटिस करने वाली चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया। ये संज्ञा, बहुत सारे लोग केवल संज्ञा, परिभाषा, संज्ञा के कितने भेद, एग्जाम्पल बता के ख़त्म। संज्ञा के 5 भेद, अगर हम जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद पढ़े तो 5 हो गया, नहीं 3 संज्ञा है मुख्य रूप से। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बातें हैं, ये बहुत काम की बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझना चाहिए। पहला, विशेष में व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, दूसरा जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, और तीसरा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। तो ये आपको बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, तो इसीलिए मैंने इसको भी आपको बता दिया। आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी मोबाइल में, और थोड़ा हो सकता है इससे आपको खेद, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई हो, तो इसके लिए सॉरी। और ये चीज़ें होती रहती हैं कभी कभी, तो ये चीज़ मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको पूरा समझाने की कोशिश की। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को फिर से कहते हैं कि हाँ मुझे नहीं समझ में आया, फिर से इसको एक दोबारा वीडियो बनाइए, तो वो भी मैं करूँगी अगर आपका कमेंट आता है। और ये वीडियो बहुत ही होपफुल है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है आपके लिए। संज्ञा जो कि एक कॉमन नॉलेज होता है, बचपन से हमें दी जाती है, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं बताई जाती हैं, तो इन चीज़ों का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि आगे हम उस टॉपिक पे नया वीडियो हम लोग बनाएं और हमारा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए इसी वीडियो के साथ, इसी बातों के साथ मैं यहाँ पे विराम देती हूँ अपनी बातों को और वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।